दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से हालिया दिनों में कार्रवाई की गई है और पार्लियामेंट से उनके सदस्यता को रद्द किया गया है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं, तमाम तरह की तफसीलात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों याद रखना चाहिए कि गुजरात की सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिलने के बाद फौरी तौर पर पार्लियामेंट से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाना ये एक कोई मामूली वाकया नहीं है। बात राहुल गांधी तक ही महदूद होती तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में अलग अलग सतह पर विपक्षी नेताओं को इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी नेता काफ़ी हद तक इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें एजेंसियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की बात कर लें, लालू यादव की बात कर लें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी की कविता की बात कर लें, इसी तरीके से तेजस्वी यादव की बात कर लें, संजय राउत की बात कर लें, नवाब मलिक की बात कर लें, यानी एक लंबी लिस्ट है। अगर आप गिनाते जाएंगे तो आप विपक्षी नेताओं की एक लंबी लिस्ट गिना पाएंगे जिनके खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि कोई भी बीजेपी का नेता इस राडार पर क्यों नहीं आ रहा है। क्या सारे के सारे करप्ट नेता अपोजिशन में ही भरे पड़े हैं? बीजेपी या सत्ताधारी से जुड़े हुए लोग करप्ट नहीं हैं? दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि राहुल गांधी ने सन 2019 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान कर्नाटक के कोल्लार से उन्होंने एक आपत्तिजनक बात कही थी और ये कहा था कि जितने भी चोर होते हैं उनके नाम के आगे मोदी सरनेम क्यों जुड़ा होता है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी। बस इसी को लेकर के उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई। हालांकि राहुल गांधी कोई पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं या नेता नहीं हैं जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के आपत्तिजनक तबसरे किए हों। इससे पहले आपको याद होगा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड यानी सुनिंदा पुष्कर के लिए उन्होंने इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय तक का शब्द इस्तेमाल कर लिया गया था, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको ये भी याद होना चाहिए कि भोपाल से बीजेपी के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भरे मंच से लोगों को उकसाया था और कहा था सब्जी काटने वाले चाकू पे धार जरा तेज करके रखना, गर्दन काटने के काम आएगा। आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, किस तरह की बातें कही थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। परवेश वर्मा, उन्होंने मुसलमानों से आर्थिक बहिष्कार की बात कही थी, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि विपक्षी नेताओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। यही कारण है कि जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अब ये डेमोक्रेटिक लड़ाई है, यानी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। यही कारण है कि अब कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है ये केवल इलेक्शन नहीं है बल्कि कुछ और चीज बन गई है। भारत का भविष्य, भारत का प्रजातंत्र एक चौराहे पे खड़ा है और चिंतित है। आज भारत के 140 करोड़ नागरिक के लिए खड़ा होना, जिम्मेदारी उठाना कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दोनों के लिए एक चुनौती है, लेकिन इसमें सफल होना अनिवार्य है। 2024 को आप एक चुनावी उद्देश्य के जैसा मत देखिए, ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है क्योंकि भारत के प्रजातंत्र और संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड किए जाने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस एग्रेसिव मूड में है, उससे साफ लगता है कि अब बीजेपी के लिए रास्ता कम से कम 2024 का आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से अपोजिशन एक साथ आएगा। और आपको ये बात बताते चलें कि 2024 इलेक्शन से पहले हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश कर देना ज़रूर चाहती है, लेकिन ये एक जमहूरी मुल्क में इतना आसान भी नहीं है। और ये भी याद रखना चाहिए कि जब तक हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जमहूरियत की कद्र है तब तक कोई भी तानाशाही कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है। जब चारों तरफ से अनार्की का माहौल फैल जाएगा और अपने भी सुरक्षित नहीं होंगे, तब लोग मजबूरन एक बार फिर से डेमोक्रेटिक सेटअप में ज़रूर आएंगे। और राहुल गांधी के लिए यही टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि राहुल गांधी ने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद अपनी इमेज को एक बार फिर से मांजा है और मांजने के बाद उन्होंने विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अपने आप को उभार कर सामने लाया है। और 2024 के लिए वो अपने आप को तैयार कर ही रहे थे कि उन्हें पीछे से लंगड़ी लगा दी गई है, लेकिन उनकी लंगड़ी ज़रूर लग गई है। ऐसी सूरत में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाली है, क्योंकि जिस अपोजिशन के बारे में ये कहा जाता था कि ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, वो एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पर आने लगे हैं। जो ममता बनर्जी राहुल गांधी और कांग्रेस से किनारा कशी इख्तियार करती थी, आज वो सीधे सीधे राहुल गांधी की हिमायत में खड़ी हुई नजर आ रही हैं।
केसीआर खुद राहुल गांधी की हिमायत में खड़े नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव हिमायत में खड़े हुए हैं, मायावती खड़ी हुई हैं, नीतीश कुमार खड़े हुए हैं, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के समर्थन में इस वक्त खड़े हुए हैं। हो सकता है इन सभी को अपने फ्यूचर में इस तरह का डर सता रहा हो, लेकिन कम से कम इस मौजूदा परिस्थिति में यह राहुल गांधी के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकता है। राहुल गांधी को जब पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड किया गया तो ये खबर इतनी बड़ी बन गई कि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने खूब अच्छे तरीके से इसको कवरेज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के रॉयटर तक, अल जजीरा से लेकर के डॉन तक, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने राहुल गांधी की इस खबर को कवर किया है और सिंपैथी दिखाई है, उससे राहुल गांधी का कद और ज्यादा ऊंचा हुआ है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मकबूलियत हासिल की, उससे भी राहुल गांधी का कद बहुत ज्यादा बढ़ा है। और हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने लंदन में अपने भाषण को दिया था और नरेंद्र मोदी सरकार को जबरदस्त आड़े हाथों लिया था, उसको लेकर के गर्चे यहाँ की बीजेपी और सत्ताधारी सरकार इसने सर पर आसमान उठा लिया हो, वो और सी बात है। पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई उसकी नज़र हो गई हो, वो और सी बात है। लेकिन उससे राहुल गांधी की अहमियत में ज़रूर इजाफा हुआ। यही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने जिस तरह मजबूती के साथ बगैर डरे हुए सड़क से लेकर के संसद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के दरमियान रिश्तों की बात खुल करके बताई है और बार बार सवाल उठाया है, और ख़ास तौर से अडानी की शेल कंपनीज को लेकर के 20,000 करोड़ रुपए उनके शेल कंपनी में कहां से आए, बार बार ये सवाल किया है। इससे राहुल गांधी की अहमियत में वाकई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और राहुल गांधी को ये तमाम चीज़ें करना शायद मजबूरी भी है, क्योंकि अब राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी को और कांग्रेस को दोनों को अपनी न केवल रणनीति बदलनी होगी, बल्कि इसके साथ ही वो एक अलग तरह की दिशा में उन्हें सोचना होगा, तभी जाकर के उनका बेड़ा पार हो सकता है। आपको बता दें कि जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी और उसके बाद में 2 साल के बाद जब चुनाव हुए और उसमें जनता पार्टी की सरकार बनी, तो किस तरीके से जनता पार्टी के आपस में ही लोग मतभेद के कारण बिखर गए थे। फिर बाद में दोबारा से कांग्रेस की ज़रूरत हुई और कांग्रेस की जब एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और इंदिरा गांधी एक बार फिर से चुन करके प्रधानमंत्री बनी, तो ऐसा लगने लगा था कि अब एक बार फिर इंदिरा गांधी का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन आखिरकार वो तमाम सिचुएशन, वो तमाम सिनारियो बदले और तमाम चीज़ें ख़त्म हुई। इसी तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 2019 से 2024 का जब चुनाव जीता, तो ऐसा खुमार सवार हुआ कि अब ऐसा लगता है कि इसका सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। और उसी के नशे में तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं और अपोजिशन के पीछे एक से कुत्ते की तरीके से एजेंसियों को छोड़ दिया गया है। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या कांग्रेस की सरकार चली नहीं गई, मलियामेट नहीं हो गई। इसी तरीके से बीजेपी का भी खात्मा होगा, लेकिन शायद सत्ता का और पावर का नशा कुछ ऐसा ही होता है कि दूर तक उसको दिखाई नहीं देता है। ये तो वो तमाम बातें हैं जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में सबके सामने क्लियर हैं, बिल्कुल शीशे की तरह साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन अब आइए आपको आखिर में बताते हैं कि राहुल गांधी जो अपनी मुसीबत इस वक्त झेल रहे हैं और काट रहे हैं, दरअसल उसके वो जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद हैं। आपको बता दें कि सन 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी एमपी या एमएलए अगर उसको सज़ा होती है तो उसकी रुकनीत को फौरी तौर पर कैंसिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको अपनी सज़ा के खिलाफ अपील के लिए 3 महीने की मोहलत दी जाएगी। और अगर किसी एमएलए या एमपी ने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी, तो जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक उसकी रुकनीत को कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की सख्त मुखालिफत के बाद ये बिल पास नहीं हो सका था। अब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड किए जाने के बाद में इस बात की चर्चा फिर से होने लगी है कि अगर राहुल गांधी वो बिल पास होने देते तो शायद आज राहुल गांधी जिस मुसीबत में गिरफ्तार हैं उस मुसीबत में गिरफ्तार ना होते। हालांकि राहुल गांधी को इस मामले में ज़मानत ज़रूर मिल गई है और इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त भी दे दिया गया है। लेकिन सज़ा सुनाए जाने के चंद घंटे के बाद ही राहुल गांधी को लोकसभा की सेक्रेटरीट ने डिस्क्वालीफाइड किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 8(3) के अंतर्गत किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब भी कोई सज़ा सुनाई जाती है तो उसको रुकनीत से हाथ धोना पड़ जाता है। अगरचे राहुल गांधी के मामले में एक लोअर कोर्ट का फैसला है और इसके खिलाफ चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता मौजूद है और हो सकता है कि राहुल गांधी को वहां से बरी भी कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में पार्लियामेंट की रुकनीत उनकी मंसूख की गई है, ये बहुत ही अफसोस का मकाम है और यही बात सबसे ज़्यादा कांग्रेस और राहुल गांधी को परेशान कर रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसको कानूनी लड़ाई तो इस सिलसिले में लड़नी ही है, लेकिन उससे भी बढ़कर उसे सियासी और अवामी लड़ाई लड़नी है। शहरों से लेकर गलियों तक, रोड तक, यानी हर जगह कांग्रेस को ना रुकने वाला एक प्रोटेस्ट का सिलसिला कायम करना है।
ताकि ये बताया जा सके कि मोदी हुकूमत न केवल इकोनॉमिक फ्रंट पर पूरी तरीके से नाकाम है, बल्कि वेलफेयर के कामों में भी फ्लॉप साबित हुई है। और सबसे बढ़कर की ये है कि उसे अपोजिशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि साजिश के तहत किसी न किसी को आए दिन रास्ते से हटाया जा रहा है ताकि वो अपना रास्ता साफ कर सके। लेकिन शायद बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं होगा और कांग्रेस जितनी ही जल्दी इस बात को समझ जाएगी, कांग्रेस के लिए ही फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।